हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सर्वजीय सब। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे है हमारा पांचवा चैप्टर 8th क्लास का जियोग्राफी। आज हमारा 8th क्लास का जियोग्राफी का लास्ट, हमारा 6 का कंप्लीट हुआ, 7 का और 8 का आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा चैनल को और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा और कॉमेंट भी करिएगा। तो हम देखते हैं मानव संसाधन। लोग एक ही राष्ट्र के सबसे बड़े संसाधन होते हैं। देखो, लोग एक ही राष्ट्र के सबसे बड़े संसाधन तो होते ही हैं। प्रकृति की देन केवल उस समय महत्वपूर्ण होती है जब लोगों के लिए उपयोगी होती है। देखो, प्रकृति की चीजें हमारे लिए तभी महत्वपूर्ण होती है जब हमारे लिए उपयोगी होती है ना। लोग अपनी आवश्यकताओं और योग्यताओं से उसे संसाधन में परिवर्तित कर वो अगर मतलब कोई चीज आपको मिला, अगर आपकी यूज का नहीं तो उसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन देखो, प्रकृति ने हमें कोई चीज दिया है, अगर वो हमारी आवश्यकता के लिए है तो सही है, और नहीं है तो फिर हम उसको मतलब उसमें चेंज करते रहते हैं, उसे अपने संसाधन बनाते हैं अपने यूज के लिए। इस प्रकार मानव संसाधन ही अंतिम संसाधन है। इस प्रकार क्या है, मानव संसाधन ही अंतिम संसाधन है। स्वस्थ, शिक्षित और अभिप्रेरित लोग अपनी आवश्यकताओं के अनुसार संसाधनों का विकास करते हैं। मतलब स्वस्थ जो लोग हैं, शिक्षित है, अभिप्रेरित लोग हैं, जो मोटिवेट वगैरह हैं कि हाँ किसको क्या करना है, कि कौन से संसाधन को किस रूप में यूज करना है, तो इस हिसाब से मतलब उसको डेवलप करते जाते हैं और बनाते जाते हैं कि हाँ संसाधन है। अन्य संसाधनों की भांति मानव संसाधन विश्व में समान रूप से वितरित नहीं है। अपने शैक्षिक स्तर, वायु, लिंग में वे एक दूसरे से भिन्न है। उनकी संख्या और लक्षण भी बदलते रहते हैं। देखो, उनकी संख्या और लक्षण भी बदलते रहते हैं। एक ये चीज जान लीजिए, क्या आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PKVI को 2015 में 1 करोड़ भारतीय युवाओं को 2016 से 2020 तक प्रशिक्षित करने का उद्देश्य शुरू किया गया था। इस योजना का उद्देश्य संभाव्य और मौजूदा रोजगार अर्जक को गुणवत्ता प्रशिक्षण प्रदान करके रोजगार योग्य कौशल की योग्यता को प्रोत्साहित करना है। ये चीज याद रखिएगा। जनसंख्या का वितरण अब हम देखते हैं। भूपृष्ठ पर हम जिस प्रकार लोग फैले हैं उसे जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप कहते हैं। मतलब कि जिस प्रकार हम लोग फैले हैं, जैसे यहाँ इंडिया, अमेरिका, पता नहीं कहाँ कहाँ तक फैले हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप। विश्व की जनसंख्या का 90% से अधिक भाग भूपृष्ठ के लगभग 30% भाग पर निवास करता है। ये तो हमको पता है ना। 90% जो जनसंख्या वो मतलब कि भूमि पे कितने परसेंट है, 30% पे से लोग रहते हैं, बाकी 70% या तो निर्जल या तो विरल है। विश्व में जनसंख्या का वितरण अत्यंत असमान है। कुछ क्षेत्र बहुत घने बसे हैं और कुछ बहुत विरल। जैसे अब अपने इंडिया में ही देख लो, विश्व का छोड़ दो। अभी देखो, हम लोग यहाँ बहुत ज्यादा है, कहीं कहीं पे बहुत कम है, जैसे और जगह पे सिक्किम हो गया, गोवा हो गया, बहुत कम लोग हैं, क्षेत्र बहुत कम है। जैसे गोवा का क्षेत्रफल कितना कम है, राजस्थान का कितना ज्यादा है। तो इस तरह से है, असमान है। दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया, यूरोप और उत्तर पूर्वी उत्तर अमेरिका घने बसे क्षेत्र हैं। उच्च अक्षांशीय क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय मरुस्थल, उच्च पर्वतों और विषुवत वनों के क्षेत्र मतलब बहुत कम लोग रहते हैं। विषुवत वृत्त के दक्षिण की अपेक्षा विषुवत वृत्त के उत्तर में बहुत अधिक लोग रहते हैं। जैसे अब कंपेयर करो विषुवत वृत्त के दक्षिण की अपेक्षा और विषुवत वृत्त के उत्तर में बहुत अधिक लोग रहते हैं। मतलब साउथ के साइड अगर कंपेयर करो तो कम रहते हैं और नॉर्थ के साइड वो ज्यादा रहते हैं। ठीक है। विश्व की कुल जनसंख्या के लगभग 3/4 लोग महाद्वीपों और एशिया अफ्रीका में रहते हैं। 2 महाद्वीप एशिया और अफ्रीका में सबसे ज्यादा लोग रहते हैं, 3/4। विश्व के 60% लोग केवल 10 देशों में रहते हैं। इन सभी देशों में 10 करोड़ से अधिक लोग रहते हैं। ठीक है। देखो, सबसे ज्यादा लोग जैसे जापान में कम लोग रहते हैं, रूस में, नाइजीरिया में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान हो गया, ब्राजील, इंडोनेशिया, USA। भारत सबसे ज्यादा चीन में रहते हैं, फिर नंबर 1 पे चीन ही है ना, फिर भारत। अगर अब होगा ना जनसंख्या का, देखना हम लोग आगे निकल जाएंगे। विश्व की कुल जनसंख्या में से किस महाद्वीप के निम्न के अनुसार केवल 5%, मतलब ये दिया क्रियाकलाप करने के लिए हमारे काम का नहीं है। जनसंख्या का घनत्व। देखो, जनसंख्या का घनत्व याद रखिएगा। भारत की जनसंख्या का औसत घनत्व जो है 382 प्रति वर्ग किलोमीटर है, याद रखिएगा। जनसंख्या का घनत्व पृथ्वी पृष्ठ के एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। समान रूप से प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्त किया जाता है। ये संपूर्ण विश्व का औसत जनसंख्या घनत्व 51 प्रति व्यक्ति का वर्ग किलोमीटर है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व दक्षिण मध्य एशिया में, इसके पश्चात क्रमशः पूर्वी एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया में है। अब देखो, हम आपको बताते हैं जनसंख्या घनत्व कैसे समझना। जैसे ये बॉक्स हो गया, बॉक्स के अंतर्गत कितने लोग आते हैं, मतलब मान लो ये बॉक्स 1 किलोमीटर हो गया, तो इस 1 किलोमीटर के अंतर्गत कितने लोग आते हैं, ये ऐसे निकलता है जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, ये वाला क्वेश्चन से याद रखिएगा। स्थलाकृति। ऐसे लोग सदैव पर्वत और पठारों की तुलना में मैदानी भागों में ही रहना पसंद करते हैं, क्योंकि ये क्षेत्र खेती, विनिर्माण और सेवा क्रियाओं के लिए उपयुक्त है। गंगा के मैदान में विश्व के सबसे अधिक घने बसे क्षेत्र है, जबकि एंडीज, आल्पस और हिमालय जैसे पर्वत विरल बसे हुए हैं। आप समझ रहे हो ना, जहाँ पे अच्छे मतलब की जमीन होगा और उपजाऊ भूमि होगा, लोग वहीं रहना चाहेंगे, क्योंकि अच्छे से खेती हो जाएगा,
और सब कुछ अच्छे से हो जाएगा, लोग अच्छे से रह पाएंगे। देखो इसीलिए यूपी में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। अब जलवायु की बात करते हैं। जलवायु, लोग सामान्य रूप से चरम जलवायु जो अत्यधिक गर्म अथवा अत्यधिक ठंडी, जैसे सहारा मरुस्थल, रूस के ध्रुवीय प्रदेश, कनाडा और अंटार्कटिका में रहने से बचते हैं। क्योंकि ऐसी जगह पे कैसे रहेंगे, ना खाने पीने के लिए कुछ मिल पाएगा, ना कुछ। मृदा, उपजाऊ मृदाएं कृषि के लिए उपयुक्त भूमि प्रदान करती है। देखो उपजाऊ मृदा जो है ना, वो कृषि के लिए उपयुक्त भूमि प्रदान करती है। भारत में गंगा, ब्रह्मपुत्रा, चीन में वांग हिंग, जियांग तथा मिस्र में नील नदी के उपजाऊ मैदान, घने बसे क्षेत्र हैं। जल, लोग उन क्षेत्रों को प्राथमिकता देते हैं जहाँ पर अलवणीय जल आसानी से उपलब्ध होता है, यानी पीने के लिए पानी आसानी से मिल जाता है। विश्व की नदियां घाटी बने मतलब घने क्षेत्र हैं, जबकि मरुस्थल विरल जनसंख्या वाले। देखो जहाँ पे नदी घाटी है वहाँ पे घने बसे क्षेत्र हैं, लेकिन जहाँ पे क्या कहते हैं मरुस्थल, वहाँ पे विरल जनसंख्या है। खनिज, जब हम देखते हैं खनिज निक्षेप वाले क्षेत्र में अधिक बसे हुए हैं। दक्षिण अफ्रीका के हीरे की खानें और मध्य पूर्व में तेल की खोज इन क्षेत्रों में लोगों को रहने के लिए प्रेरित किया है। सामाजिक और सांस्कृतिक, देखो सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक कारक औद्योगिक क्षेत्र के अवसर प्रदान करते हैं ये लोग, और लोग बड़ी संख्या में इन क्षेत्रों की ओर आकर्षित होते हैं। जापान में ओसाका और मुंबई में, जैसे भारत में मुंबई, दो घने बसे क्षेत्र हैं। सब कहाँ जाना चाहते हैं जॉब के लिए, वहीं पे ना, क्योंकि चीज़ें वहाँ पे मिल जाती है आराम से। जीवन प्रत्याशा क्या है, यह उन वर्षों की संख्या है जिसमें औसत व्यक्ति के जीवित रहने की आशा की जाती है। सांस्कृतिक कारक, धर्म और सांस्कृतिक महत्ता वाले स्थान लोगों को आकर्षित करती है। जैसे वाराणसी हो गया, यरूशलेम, यही यरूशलेम जहाँ से लड़ाई हो रही है, वेटिकन सिटी, इसके कुछ उदाहरण हैं। सामाजिक कारक, जैसे अच्छे आवास, शिक्षा, जहाँ पे अच्छे आवास होंगे, शिक्षा होगा, अच्छी सुविधाएं मिलेंगी तो वहाँ पे लोग रहना चाहेंगे। जैसे उदाहरण के लिए पुणे हो गया। जनसंख्या परिवर्तन देखते हैं। जनसंख्या परिवर्तन से तात्पर्य एक निश्चित अवधि के दौरान लोगों की संख्या में परिवर्तन से, मतलब जनसंख्या परिवर्तन से तात्पर्य है कि मतलब मान लो 2024 में थोड़ी सी जनसंख्या है, मतलब 2000 और 25 में देखो बढ़ के कितना ज़्यादा हो गई। विश्व की जनसंख्या स्थिर नहीं रही है। देखो जनसंख्या स्थिर तो नहीं रही, डे बाई डे बढ़ती जा रही है, कई गुना बढ़ गई। जैसे कि चित्र 6.3 में दिखाया गया है, ये देखिए मिलियन में बढ़े ही जा रहे हैं। ठीक है, ऐसा वास्तव में जन्म और मृत्यु की संख्या में परिवर्तन के कारण हुआ, मतलब कि लोग मर भी रहे हैं और पैदा भी हो रहे हैं। मानव इतिहास की लंबी अवधि में सन 1800 तक विश्व की जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ी है। बड़ी संख्या में बच्चे जन्म लेते थे, लेकिन शीघ्र ही उनकी मृत्यु भी हो जाती थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि वो उचित स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं थी। मतलब देखो बच्चे तो जन्म तो लेते थे, लेकिन उनका मतलब कि फिर जो छोटे थे तभी उनकी डेथ हो जाती थी, क्योंकि अच्छी सुविधाएं नहीं मिल पाती। सभी लोगों के लिए पर्याप्त भोजन उपलब्ध नहीं था। किसान सभी लोगों की भोजन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त उत्पादन करने में सक्षम नहीं थे उस टाइम पे। इसके परिणाम स्वरूप जनसंख्या में वृद्धि बहुत कम थी। लेकिन सन 1804 में विश्व की जनसंख्या 1 अरब हो गई थी। 150 वर्षों के बाद 1959 में विश्व की जनसंख्या 3 अरब हो गई। इसे प्राय जनसंख्या विस्फोट कहते हैं, मतलब कि एकदम विस्फोट हो गया। और फिर वहीं 1999 में 30 वर्षों की अवधि में से कम जनसंख्या दोगुनी से 6 अरब हो गई। देखो 30 वर्ष में क्या हो गई, सीधे 3 अरब से 6 अरब हो गई। इस वृद्धि का मुख्य कारण खाद्य आपूर्ति, मतलब लोगों को खाने के लिए चीज़ें मिल गई, स्वास्थ्य अच्छा, औषधि, मतलब कि स्वास्थ्य अच्छा होने लगा, मृत्यु कम होने लगा, जबकि जन्म दर भी बहुत अधिक बढ़ता गया। जन्मों को साधारणतः जन्म दर में आंका जाता है। देखो जन्मों को साधारणतः किस में आंका जाता है, जन्म दर में। जन्म दर अर्थात प्रति 100 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मों की संख्या में मापा जाता है। मृत्यु दर को प्रति 1000 व्यक्तियों पर मृतकों की संख्या में मापा जाता है। किसी क्षेत्र विशेष में लोगों के आने जाने को प्रवास कहते हैं। जन्म और मृत्यु जनसंख्या परिवर्तन के प्राकृतिक कारण है। एक देश के जन्म दर और मृत्यु के बीच अंतर को प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं। विश्व में जनसंख्या के बढ़ने का मुख्य कारण है प्राकृतिक वृद्धि दर का तीव्रता से बढ़ना। प्रवास एक अन्य कारण है। देखो प्रवास भी एक अन्य कारण है। लोग ऐसी जगह पे जाके रहना चाहते हैं जहाँ पे अच्छे से मतलब कि सब कुछ मिलता हो, पढ़ाई लिखाई का और स्वास्थ्य का, जिससे जनसंख्या के आकार में परिवर्तन होता है। लोग एक देश में अथवा देशों के बीच एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। उत्प्रवासी वे लोग होते हैं जो देश को छोड़ते हैं, अप्रवासी वे लोग होते हैं जो देश में आते हैं। उत्प्रवासी कौन होते हैं, जो जाते हैं देश को छोड़ के। अप्रवासी कौन होते हैं, जो आते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भीतरी प्रवास तथा अप्रवास द्वारा संख्या बढ़ी है। सूडान देश एक ऐसा उदाहरण है जिसमें लोगों को बाहर चले जाने अथवा उत्प्रवास के कारण जनसंख्या में कमी का अनुभव किया, क्योंकि सूडान से लोग चले जा रहे हैं डे बाई डे। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास की सामान्य प्रवृत्ति यह है कि लोग अच्छे आर्थिक अवसरों की खोज में कम विकसित राष्ट्रों में अधिक विकसित राष्ट्रों में चले जाते हैं। देशों के अंदर बड़ी संख्या में लोग रोजगार, शिक्षा और मतलब जहाँ पे उनको रोजगार, शिक्षा और सारी चीज़ें खोज करने और ग्रामीण क्षेत्रों
मतलब से नगरीय क्षेत्रों में चले जा रहे हैं, जहाँ पे मतलब उनको पैसे वगैरह आप देख लो मिल रहा है, अच्छे से अच्छा से रहन सहन मिल जाए, वहाँ पे चले जा रहे हैं। जनसंख्या परिवर्तन के प्रतिरूप। जनसंख्या वृद्धि की दर विश्व में अलग अलग है। यद्यपि विश्व की कुल जनसंख्या तीव्रता से बढ़ रही, बहुत ज़्यादा। देखिए चीन नंबर 1 पे है, लेकिन अभी जब जनगणना होगा तो पता चलेगा इंडिया ही नंबर 1 पे है। तथापि सभी देशों में यह वृद्धि अनुभव नहीं की जा रही। कुछ देशों में जैसे केन्या में जनसंख्या वृद्धि दर ऊंचा है। उन देशों में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही उच्च हैं। ठीक है। हाल ही में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के साथ मृत्यु दर कम हो गई, परंतु जन्म दर अभी भी अधिक है, जिससे वृद्धि बढ़ रही है। अन्य देश जैसे यूनाइटेड किंगडम में निम्न जन्म दर है और मृत्यु दर के कारण जनसंख्या की दर जो है मंद है, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है जनसंख्या। जनसंख्या संगठन देखो, किसी देश की जनसंख्या कितनी भी अधिक हो, उसका देश के आर्थिक विकास के स्तर में कुछ अंतर नहीं पड़ता। उदाहरण के लिए बांग्लादेश और जापान अति घने बसते देश हैं, लेकिन जापान बांग्लादेश से अधिक आर्थिक रूप से विकसित देश है। एक संसाधन के रूप में लोगों की भूमिका को समझने के लिए हमें उनके गुणों के बारे में जानने की आवश्यकता होती है। लोग अपनी आयु, लिंग, साक्षरता स्तर और स्वास्थ्य हो गया, दशाएं हो गए, व्यवसाय और आय के स्तर पर एक दूसरे से भिन्न होते हैं। सब एक जैसे तो है नहीं, सब अलग अलग हैं। लोगों की इन विशेषताओं के बारे में जानना आवश्यक है। जनसंख्या का संगठन जनसंख्या की संरचना को दर्शाता है। जनसंख्या संगठन हमारी यह जानने में सहायता करता है कि कितने पुरुष हैं और कितनी स्त्रियां, वे किस आयु वर्ग के हैं, कितने शिक्षित हैं और वो किस प्रकार के व्यवसाय में लगे हुए हैं, उनकी आय का क्या स्तर है और स्वास्थ्य दशाएं कैसी है। एक देश की जनसंख्या संगठन का अध्ययन करने के लिए एक रुचिकर विधि जनसंख्या पिरामिड है, जिसे आयु लिंग पिरामिड भी कहते हैं। अब एक जनसंख्या पिरामिड क्या दर्शाता है? कुल जनसंख्या विभिन्न आयु वर्गों में विभाजित किया जाता है। उदाहरण के लिए 5 से 9 वर्ष, 10 से 14 वर्ष में विभाजित किया जाता है। कुल जनसंख्या का प्रतिशत इन वर्गों में प्रत्येक वर्ग में पुरुष और महिलाओं को विभाजित किया जाता है, मतलब महिलाओं और पुरुषों को बांटा जाता है। जनसंख्या पिरामिड का आकार उस विशिष्ट देश में रहने वाले लोगों की कहानी बताता है, जहाँ मतलब कि जहाँ पे निचले भाग हो गए में दिखाई दी गई है। यह जन्म स्तर को दर्शाती है। मैं आपको ये दिखाती हूँ जनसंख्या पिरामिड। देखिए ये आयु वर्ग के लोग हो गए, जैसे 10 से 8 से 6 से 2 से, इस तरह। और पुरुष स्त्री, ये यहाँ पे स्त्री का है, ये पुरुषों का है, और उनके आयु का वर्ग दिया हुआ है कि मतलब जो 0 से 4 कितने वर्ष है, 5 से 9, ये सब चीज़ें हैं। ऊपर का आकार कुछ लोगों को मतलब 65 वर्ष, मैंने आपको दिखाया 65 वर्ष से ऊपर लोगों की संख्या दर्शाता है और मृतकों की संख्या को दर्शाता है। जनसंख्या पिरामिड एक देश में आश्रित लोगों की संख्या भी बताता है। युवा आश्रित लोग 15 वर्ष से कम आयु के और वृद्ध आश्रित लोग जो है 65 वर्ष से अधिक आयु के हैं। आश्रित वायु जनसंख्या के अंतर्गत आते हैं। कार्यरत वायु वर्ग जो है 15 साल से लेकर 65 मतलब साल के लोगों के आर्थिक रूप से सक्रिय वर्ग में रखा गया है कि मतलब ये काम कर लेंगे अच्छे से। एक देश का जनसंख्या पिरामिड जिसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही उच्च हैं, आधार पर चौड़ा है और तीव्रता से सकरा हो जाता है। ऐसा इसलिए कि बहुत से बच्चे जन्म लेते हैं, लेकिन उनमें अधिकतर की मृत्यु शैशव काल में हो जाती है और कुछ ही बड़े हो पाते हैं। इसलिए वहाँ वृद्ध लोग बहुत कम है। इस स्थिति को केन्या के पिरामिड द्वारा दर्शाया गया है। आप केन्या का पिरामिड देखिए। जिन देशों में मृत्यु दर विशेष रूप से छोटे बच्चों में कम हो रही है, मतलब वहाँ पे युवा आयु वर्ग का पिरामिड चौड़ा है। मतलब कि जहाँ पे छोटे बच्चों की डेथ नहीं हो रही है, तो वहाँ पे क्या है कि जो युवा बच्चे हैं, जैसे हम लोग के एज के बच्चे ज़्यादा हैं, क्योंकि शिशु प्रौढ़ावस्था तक जीवित रहते हैं। यह भारत के पिरामिड में दृष्टिगोचर होता है। इस प्रकार की जनसंख्या में युवा सापेक्षता अधिक है। इसका अर्थ है कि मजबूत और वर्धमान बढ़ती हुई श्रम शक्ति। कम जन्म दर वाले जैसे जापान देश ने आधार पर पिरामिड उसका संकरा है। मतलब कि घटी मृत्यु दर के कारण लोग मतलब कि क्या वहाँ पे क्या है ना, वृद्ध लोग ज़्यादा हैं, लेकिन जो यंग एज के कम है। कुशल, उत्साही, आशावादी और सकारात्मक दृष्टि से जैसे युवा जन किसी राष्ट्र के भविष्य होते हैं। जाहिर सी बात है, हम भारतवासी भाग्यशाली कि हमारे पास ऐसा संसाधन, उन्हें योग्य एवं उत्पादक बनाने के लिए, कुशल बनाने में अवसर प्रदान करने के लिए अवश्य शिक्षित किया जाना चाहिए। तो ये हमारा चैप्टर समाप्त होता है और 8th क्लास का हमारा पूरा ज्योग्राफी खत्म हो गया। अब हम आपको मैराथन क्लास कराएंगे 2 दिन के बाद से। आप जरूर से मैराथन क्लास देखिएगा फिर दिवाली के पहले। और नोट्स परचेज करने के लिए आप इस नंबर पे मैसेज करिएगा 88881085 और 480। इस पर आप मैसेज करिएगा व्हाट्सएप पे। नोट्स की प्राइस 49 रुपीज़ है। इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी तीनों है और चैप्टर वाइज है, पूरे NCERT हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए।